तो सर्वदलीय बैठक ये हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं और मेजर दत्ता, मैं इस तस्वीर पर आपसे कुछ रिएक्शन चाहूंगी। आप बताइए कि भारत को कितना अलर्ट होने की जरूरत है और इस बैठक से कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या, आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी का भी स्टैंड ठीक ठाक रहा है इसके बाद। जरा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर। ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जिसको गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं इसमें और तमाम दलों के नेता मौजूद हैं। और कल राहुल गांधी भी विदेश मंत्री से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद ये बैठक और अभी भी राहुल गांधी बैठे में। देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा कि जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है बांग्लादेश के अंदर, और जो सिचुएशन हम पाकिस्तान के साथ फेस कर रहे हैं, चाइना के साथ फेस कर रहे हैं, म्यांमार के साथ फेस कर रहे हैं, और पिछले चंद एक सालों से जो श्रीलंका के अंदर भी जो माहौल बना था, तो आप ये मान के चलें कि जो आज की सिचुएशन है हमारे भारत के चारों तरफ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है हमारे एडवर्सरीज के कारण और उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, वो भारत की सिक्योरिटी के लिए आज के दिन में ठीक नहीं है। और हमारे 3 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो अस्थिर है इस वक्त। अभी क्या है कि जो बांग्लादेश की सिचुएशन पैदा हुई है, शेख हसीना भारत की एक मित्र थी और ये लगातार एक मुद्दा भी बना बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना मोदी साहब के मतलब एजेंट के तौर पे काम कर रही है बांग्लादेश के अंदर। और शेख हसीना ने जब तक वो रही हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने हिंदुओं की हिफाजत करी है बांग्लादेश में, उनके हित का भी ध्यान रखा है। तो अभी ये जो वेव चली वो शेख हसीना को टारगेट किया गया, उसके साथ में हिंदुस्तान को टारगेट किया गया, और इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। जिस प्रकार हमारे इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया चल रहा था इंटरनेशनल लेवल से, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, उसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर भी ये उन्होंने प्रचलन चलाया। दूसरा बड़ा फैक्टर जो कट्टरवादी हैं, जो जमात इस्लामी पार्टी है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान की ISI की पिट्ठू है। जब ये 71 की जंग हुई उस समय रज़ाकार का नाम एक बोला जाता था, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिले हुए थे बांग्लादेशियों को मरवाने के लिए। तो ये वो रज़ाकार हैं। और आज के दिन में क्या हुआ, जब ये मीटिंग हुई शेख हसीना की, जो लीडर थे एजिटेशन के स्टूडेंट्स, तो इसने बोला भी अगर आप आरक्षण उनके लिए नहीं चाहते जो मुक्ति बाहिनी में थे, क्या आप रज़ाकार के लिए आरक्षण चाहते हैं? उन्होंने उसको एक सोशल मीडिया में मुद्दा बनाया कि हम सब रज़ाकार हैं। क्या जितने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला हम रज़ाकार हैं आज, और आप जो हैं एजेंट हैं। तो ये जो एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था, इसको बहुत बड़े हद तक इस्तेमाल किया गया। और ये जो हमारे लिए आज भारत के अंदर जो मीटिंग चल रही है हमारी सिक्योरिटी के बारे में, ये हमारा इंटरनल मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस मीटिंग के बाद आखिर क्या कुछ निकलता है, देखना ये होगा। लेकिन देखिए, इसी बीच आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं बांग्लादेश में क्या हालात बने हुए हैं। कल तख्ता पलट के बाद भी जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीएम हाउस के डाइनिंग हॉल और किचन में घुसकर बवालियों का हंगामा जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कि किचन में घुसा गया, खाना बनाया गया, खाया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो उतरे थे। इसके बाद हिंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ये आरक्षण की मांग थी? क्योंकि देखिए, जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ दिया, इसके बाद भी जो दंगाई हैं वहां पर हिंसक करते हुए नजर आए, हिंसा करते हुए नजर आए, और यही कुछ तस्वीरें नजर आई है पीएम आवास के अंदर। पीएम हाउस में हंगामे की नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मजे से खाना खाते, बेड पर लेटकर, सोफे पर लेटकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ये पैटर्न सा बनता जा रहा है? श्रीलंका में भी हमने ये देखा, पाकिस्तान में भी हमने ये देखा। मेहमानों से इसको मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दंगाइयों से लूट का माल भी बरामद कर रही है सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि पीएम हाउस से या फिर अलग अलग जगहों से जो लूट की गई है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई है, तो जो लूट का सामान है, लूट का जो पैसा है, उसको बरामद किया जा सके। काफी हद तक सफलता भी इसमें मिली है। एक तरफ सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने सब कुछ स्थिति को संभाला है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सेना की नीति और सेना द्वारा उठाए गए कदम पर भी महिमा उठ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सेना की तरफ से जो भी किया गया है, तख्ता पलट किया गया है, जो कार्रवाई जो भी की गई है, इसको निष्पक्ष माने या फिर नहीं माने? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारत के लिए क्या ये चिंता का विषय है, क्योंकि दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दो बातों को बड़े जिम्मेदारी से एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश फौज चाहती तो इसे थोड़े दिन पहले भी रोक सकती थी। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं थी। अब अगर वो नहीं रोका, वो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये सब होने दिया।
क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि बांग्लादेश आर्मी पॉलिटिकल हैवीवेट्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आई है। वहाँ मार्शल लॉ भी लग चुके हैं, वहाँ पर ऑलरेडी प्रेसिडेंसेस हैं, चाहे वो आप 82 का ले लें, चाहे आप 96 का ले लें, 77 का ले लें, 75 का ले लें। ये प्रेसिडेंस हैं जहाँ आर्मी ने हमेशा से एक सुपीरियर रोल अदा किया है, टेक ओवर का या अंडरमाइन किया हो पॉलिटिकली। इससे जो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है वो इंडिया को होता है, क्योंकि इंडिया इमीडिएट नेबर है। इंडिया अपना बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन रखता है वो अफेक्ट होते हैं, ट्रेड रिलेशन अफेक्ट होते हैं, इकॉनमी अफेक्ट होती है। हम रिसीविंग एंड पर आ जाएंगे। ऑलरेडी हम रोहिंग्या इशू से लड़ रहे हैं। अगर आज कोई कह भी दे कि चलिए हम औरों को नहीं लेंगे, लेकिन उन हिंदूज का क्या करेंगे? 1.5 करोड़ हिंदू है वहाँ, उसको आप कैसे मना कर पाएंगे? आपने तो लॉ भी बना रखा है कि अगर कोई भी चाहेगा हिंदू बाहर और वापस आना चाहता है तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कब तक और कितना ले पाएंगे आप? ये एक अपने आप में ना केवल सोशो इकोनॉमिक थ्रेट है आपको, चैलेंज है आपको, बट इवन सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखें, ये जो अभी बात चल रही थी कि ये दंगाई हैं, ये दंगाई कौन है? जो जेल से जिनको छुड़ाया गया वो है, ISI द्वारा प्लांट किए गए हैं वो हैं। ये सब के सब अगर कल किसी भी तरह का एक्सोडस इंडिया बॉर्डर की तरफ आता है तो चैलेंज किसका है? बांग्लादेश का नहीं है, चैलेंज हमारा है। हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, और ये रिलेशन अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आप खुद देख सकते हैं चारों तरफ से डिफरेंसेस के घेरे में आते जा रहे हैं, जिसमें ISI और चीन जैसे लोग अकेले हैं जिनको के बेनिफिट होता है। बिल्कुल देखिए, और इसी बीच एक और खबर आप तक पहुंचाते। देखिए, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई गई है। देर रात भीड़ ने प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, मुजीबुर रहमान जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, और वही राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी बांग्लादेश को, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जो मोहब्बत जिस कदर पहले देखने को मिलती थी, आखिर ये मोहब्बत इतनी नफरत में कैसे बदल गई? क्योंकि देखिए, मूर्ति को यहाँ पर पहले तोड़ा गया, इसके बाद ये देर रात की तस्वीर है जब प्रतिमा जो है वो ही गिरा दिया गया। और देखिए, इसके अलावा भी जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही, कई सवालों के सवाल जो है वो उठाती है, क्योंकि ना सिर्फ प्रतिमा बल्कि जहां जहां मुजीबुर रहमान की तस्वीरें थी, जहां प्रतिमा थे, सबको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ। मैं इसी तस्वीर पर आपसे समझना चाहूंगी, ये वो शख्स जिनकी बड़ी भूमिका रही बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, जो बांग्लादेश के हीरो रहे, उनकी मूर्ति को इस तरह से गिराया गया। मतलब जाहिर तौर पर जो पैटर्न हमने श्रीलंका में देखा कि लोगों को आप भड़का दीजिए, और उस वक्त भी राष्ट्रपति के घर में लोग घुस गए थे, पाकिस्तान में भी हमने देखा उसी पैटर्न को अपना रहे हैं कि आप आम लोगों को भड़काइए और अपना काम कीजिए। और ये तस्वीर गिराना तो सर मेरे ख्याल से सभी के दिलों को आहत कर रहा है। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के कारण ही बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, हमारे कारण, हिंदुस्तान के कारण ही बांग्लादेश बना। तो आपको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है ना, शेख मुजीबुर रहमान से तो प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि शेख हसीना उसकी बेटी है, तो आप घृणा को इस हद तक ले जाएंगे कि जिस आदमी ने आपको आज़ादी दिलवाई, इंडिपेंडेंस दिलवाया, उसकी मूर्ति तोड़ेंगे। सबसे बड़ा हेट्रेड मुजीबुर रहमान का दुश्मन कौन था, कौन है? वो पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि ये साफ है पोजीशन कि ये पूरा जो दंगा हुआ है, जो रिजीम चेंज हुआ है, उसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। ये बहुत साफ है। आप जिसने आपको क्रिएट किया उसी की आप मूर्ति ध्वस्त कर रहे हैं, आप हेट्रेड को यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो आप ये दूसरी बात मुझे ताज्जुब होता है, सेना के न्यूट्रलिटी पे, सेना पॉलिटिकल होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसको राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। मुझे ताज्जुब लगता है, हम लोग जो IMA में थे तो हम लोग को राइट्स कैसे डील करना है वो सिखाया जाता था। आपको अभी भी वो पूरा जो कैप्सूल कोर्स हुआ था वो हमको याद है। देखिए, कोई भी जो दंगा होता है उसमें 5, 6, 4, 5 गैंग लीडर होते हैं। आप न्यूट्रलाइज कर दीजिए गैंग लीडर को, भीड़ ऐसे ही भाग जाएगी। क्यों नहीं न्यूट्रलाइज किया गया? तो क्या सेना साइलेंटली इसको सपोर्ट कर रही है चुपचाप? ये तो संदेह होगा। दूसरी बात, अब रिजीम चेंज के बाद जो पोस्ट पाकिस्तान स्थिति है उसमें सेना का रोल क्या रहेगा, जो नया रिजीम आएगा उसकी दृष्टि क्या, सोच क्या रहेगी हिंदुस्तान की तरफ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, तो मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगी इसको। जमीयत इस्लाम जो BNA को सपोर्ट करता रहा, और एक ऐसा संगठन जिसको चुनाव लड़ने से भी वहां पर बैन कर दिया गया था, और सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, तो ये सारी चीजें मतलब पाकिस्तान से ही प्रेरित हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेना की भूमिका अहम रहती है। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि सेना की भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाए, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन पर अत्याचार
गिरफ्तार किए गए, जबरन उनसे कहा गया कि भाई आंदोलन खत्म करवा दो, जब बाहर आए तो तब ये खुलासा हुआ। सिन्हा सर, देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान न बांग्लादेश का है, पाकिस्तान तो अपने देश का भी नहीं है। जिसने जुल्फिकार भुट्टो को मारा, बेनजीर को मारा, वो तो अपने देश का नहीं है। जिन्ना को मारा पाकिस्तान आर्मी ने, एम्पल प्रूफ कि जिन्ना मारा गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। स्थिति ऐसी बनाई गई, पहली बात। दूसरी बात 71 वॉर का बदला लेना। तीसरी बात हिंदुस्तान को का प्रभाव बांग्लादेश में कमजोर करना। चौथी बात चीन को प्रसन्न करना, चीन का हित देखना। मंडला एयरपोर्ट का जो डील है वो हो सकता है कैंसिल हो जाए। इतना आसान नहीं है जब इंटरनेशनल लेवल पे डील होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। ऐसे कट्टरवादी संगठनों का अगर सक्रिय हो जाते हैं, जबकि उन पर बैन रहा है। देखिए ऐसा है, सुनिए